नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्लांट्स यानी पौधों को लेके आए हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे कीट भक्षी पौधों के बारे में, रेगिस्तानी ओक के बारे में, खेजड़ी वृक्ष के बारे में, बरगद वृक्ष के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे मधुबनी चित्रकला की, सूखे पत्तों से चित्र बनाने वाले विष्णु चिंचालकर की चर्चा करेंगे। इसके अलावा परागण की लास्ट में हम चर्चा करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे सीटेट हमेशा अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाता है, चाहे कीटभक्षी पौधे हों। कीटभक्षी पौधों को कीटाहारी पौधे भी कहते हैं, इसी को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। या रेगिस्तानी ओक हो, खेजड़ी वृक्ष हो, इन सबसे क्वेश्चन सीटेट अपने एग्जाम में पूछ चुका है। इसके अलावा मधुबनी चित्रकला से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं प्लांट्स चैप्टर के अंतर्गत यानी पौधे चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले कीट भक्षी पौधों को देखते हैं, यानी ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं। इन्हें ही कीटाहारी पौधों के नाम से जाना जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कीटाहारी पौधे इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कीटाहारी पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडोनेशिया और भारत के मेघालय। भारत के कहाँ? भारत के मेघालय में। भारत के मेघालय में। और कहाँ पे? इंडोनेशिया में। कीटाहारी पौधे इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। ये पौधे ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है अथवा जमीन की नाइट्रोजन का उपयोग लाने में असमर्थ होते हैं। कीटभक्षी पौधे कहाँ पे उगते हैं? कीटभक्षी पौधे वहाँ पे पनपते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन का अभाव होता है, यानी नाइट्रोजन नहीं होती है अथवा जमीन की नाइट्रोजन को उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। वहीं पे ये कीटभक्षी पौधे उगते हैं। भारत के मेघालय राज्य में अधिकतर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कीटभक्षी पौधे इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के लिए ये पौधे निकट आने वाले कीड़ों का भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की जब मिट्टी में कमी होगी तो ये पौधे करते क्या हैं? नाइट्रोजन के लिए पौधे निकट आने वाले कीड़ों का भक्षण करते हैं। किसको खाते हैं? कीड़ों को खाते हैं। कीड़ों को खा करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन के लिए ये पौधे क्या करते हैं? निकट आने वाले कीड़ों का भक्षण करते हैं, यानी निकट आने वाले कीड़ों को खाते हैं। अब हम इसमें बताएंगे कौन कौन से पौधे हैं जो कीटभक्षी पौधे कहे जाते हैं। घटपर्णी, जिसे पिचर प्लांट या नेफेंथीज के नाम से जाना जाता है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, यह एक घटपर्णी का पौधा है। इस पौधे के निकट कोई कीड़ा आता है, इसमें एक डब्बे नुमा ढक्कन नुमा संरचना है। जैसे ये देख रहे हैं, ढक्कन नुमा संरचना है। ढक्कन नुमा संरचना, जब कोई कीट आता है यहाँ पे बैठता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है। ढक्कन बंद होने के बाद कीड़ा उसी में, जो ये संरचना दिख रही है, उसी में बंद हो जाता है और पौधा इसको आसानी से पचा ले जाता है और अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो जब भी घटपर्णी की बात की जाएगी, इसी को नेफेंथीज कहते हैं या पिचर प्लांट के नाम से जाना जाता है। यह एक कीटभक्षी पौधा है। इसके अलावा हम बात करेंगे घटपर्णी के अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक कीटभक्षी पौधा है। इसकी संरचना चित्र में दिख रही है। ये कांटेनुमा संरचना है। ये कांटेनुमा संरचना दोनों तरफ से है और बीच में जो जगह है, यहाँ पे कीट आते हैं और ये इसमें फंस जाते हैं। फंसने के बाद ये करता क्या है कि उनको आसानी से पचा लेता है, उनको आसानी से उसमें बंद कर लेता है। बंद करने के बाद पचा लेता है और अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। हमने आपको बताया वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में, जो कि ये कीटभक्षी पौधा है। इसके पहले हमने घटपर्णी के बारे में बताया। तो दो पौधे हो गए, कौन कौन से? घटपर्णी, जिसे नेफेंथीज
या पिचर प्लांट के नाम से जाना जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप भी क्या है, कीटभक्षी पौधा है। इसके अलावा ड्रोसेरा, ड्रोसेरा को संड्यू भी कहते हैं, ड्रोसेरा भी एक कीटभक्षी पौधा है। ड्रोसेरा कैसा है, यह भी एक कीटाहारी पौधा है, यानी कीटों को खाने वाला पौधा है। इसके अलावा ब्लैडर वर्ट और बटर वर्ट्स भी कीटाहारी पौधे हैं। हमने 5 पौधों को आपको बताया, घटपांडी, इसके अलावा ड्रोसेरा, संड्यू, बटरवर्ट्स और हमने आपको चर्चा किया वीनस फ्लाई ट्रैप की। ये तो रहे कीटाहारी पौधों के बारे में। इनको जानना, इनके एग्जाम्पल को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको आप याद कर लीजिए। इसके अलावा सीटेट रेगिस्तानी ओक से क्वेश्चन पूछता है, तो रेगिस्तानी ओक के बारे में बताते चलें। रेगिस्तानी ओक जिसे क्या कहते हैं, डेजर्ट ओक के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, डेजर्ट ओक के नाम से इसे जाना जाता है। रेगिस्तानी ओक को डेजर्ट ओक के नाम से जाना जाता है। यह रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, रेगिस्तानी ओक के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। हमने बताया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन सा, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इनकी जड़ें 300 फीट गहरी होती हैं। कितना होती हैं, 300 फीट तक गहरी होती हैं। क्यों इतनी गहराई होती है इनकी जड़ों की, क्योंकि ये पानी की तलाश रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में जो पानी होगा बहुत ही निचले स्तर पे होगा, इसलिए पानी की तलाश में इनकी जड़ें बहुत लंबी दूरी तक तय करती हैं, यानी इनकी जड़ें 30 फीट तक गहरी होती हैं। हमने आपको बताया कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। जड़ें तने से 30 गुना लंबी होती हैं। जड़ें तने से कितना गुना लंबी होती हैं, 30 गुना लंबी होती हैं। जड़ें तने से लगभग 30 गुना लंबी होती हैं, जिसको हमने बताया कि लगभग 300 फीट गहरी होती हैं। ओक वृक्ष के तने में पानी इकट्ठा रहता है। ओक वृक्ष के तने में पानी इकट्ठा रहता है। जब कभी रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के स्थानीय लोग ओक के पेड़ के तने में अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। देखिए क्यों महत्वपूर्ण है यह। हमने आपको बताया कि इसकी जड़ें तने से लगभग 30 गुना लंबी होती हैं। इसकी जड़ें लगभग 300 फीट लंबी होती हैं। ओक वृक्ष क्यों महत्वपूर्ण है, ओक वृक्ष के तने में पानी इकट्ठा रहता है। जब कभी रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, ओक के पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये तो रही रेगिस्तानी ओक के बारे में। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण वृक्ष, खिजड़ी वृक्ष की, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इससे भी सीटेट अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। खिजड़ी वृक्ष, खिजड़ी जिसे समी के वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। खिजड़ी या समी वृक्ष जो राजस्थान के थार मरुस्थल या अन्य स्थानों पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान के थार मरुस्थल या अन्य स्थानों पर पाया जाता है। राजस्थान की अमृता देवी बिश्नोई खिजड़ी वृक्ष की संरक्षक रही हैं। कौन, अमृता देवी बिश्नोई, राजस्थान की अमृता देवी बिश्नोई खिजड़ी वृक्ष की संरक्षक रही हैं। हमने यह बताया आपको कि खिजड़ी या समी का वृक्ष राजस्थान के थार मरुस्थल या अन्य स्थानों पर पाया जाता है। भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार शुरू किया। कौन सा पुरस्कार, अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत किया। खिजड़ी
वृक्ष की छाल दवा के काम में आती है तथा इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। खेजड़ी वृक्ष की छाल दवा के काम में आती है तथा इसकी लकड़ी में वृक्ष नहीं लगता है। इतनी सारी बातें आपको खेजड़ी वृक्ष में याद रखनी है। अब हम बात करेंगे बरगद वृक्ष की। बरगद जिसे बनियान ट्री भी कहते हैं, इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आसानी से आपको यह देखने को मिल जाएगा। बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है, इसे वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्थलीय द्विबीजपत्री वृक्ष है। बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है, इसे वट वृक्ष भी कहते हैं। यह एक स्थलीय द्विबीजपत्री वृक्ष है। इसमें लटकती हुई जड़ें निकलती हैं, जिन्हें सहारा देने वाली जड़ें या बर्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? सहारा देने वाली जड़ें या बर्रोह इनको कहा जाता है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, इनको क्या कहते हैं? सहारा वाली जड़ें कहते हैं या बर्रोह कहते हैं। इसमें लटकती हुई जड़ें निकलती हैं, जिन्हें सहारा देने वाली जड़ें बर्रोह भी कहा जाता है। बरगद के वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। बरगद के वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। इतनी सारी बातें आपको जान लेनी है। बरगद वृक्ष बहुवर्षीय होता है। यह एक विशालकाय वृक्ष होता है। इसे वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्थलीय द्विबीजपत्री वृक्ष है। इसमें लटकती हुई जड़ें निकलती हैं, जिन्हें सहारा देने वाली बर्रोह भी कहा जाता है। बरगद के वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं। ये तो रही बरगद की बात। अब हम बात करेंगे मधुबनी चित्रकला की। किसकी बात करेंगे? मधुबनी चित्रकला की हम बात करेंगे। मधुबनी चित्रकला प्राकृतिक रंगों से बनी लोक चित्रकला शैली है। किससे? मधुबनी चित्रकला प्राकृतिक रंगों से बनी लोक चित्रकला शैली है, जिसकी उत्पत्ति बिहार के मधुबनी जिले में हुई। इसे मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं। मधुबनी चित्रकला को क्या कहते हैं? मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं। यह एक प्राकृतिक रंगों से बनी चित्रकला शैली है। इसकी उत्पत्ति मधुबनी जिला में हुई। इसे मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। मधुबनी जिला कहाँ पे है? बिहार में है। इसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ व अन्य जंतुओं को साथ रखकर चित्र बनाए जाते हैं। इसी प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं मधुबनी चित्रकला में। जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है, यह एक मधुबनी चित्रकला है। हमने आपको बताया इसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ व अन्य जंतुओं को साथ रखकर चित्र बनाए जाते हैं। ये तो रही मधुबनी चित्रकला के बारे में। अब हम सूखे पत्तों से चित्र के बारे में बताएंगे आपको। सूखे पत्तों से चित्र के बारे में बताएंगे। विष्णु चिंचालकर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। विष्णु चिंचालकर जो इंदौर मध्य प्रदेश के थे, सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। जब भी विष्णु चिंचालकर की बात की जाएगी तो ये कहाँ के थे? ये इंदौर मध्य प्रदेश के थे। सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है आपको, यह सूखे पत्तों द्वारा बनाया हुआ चित्र है। किसके द्वारा बनाया हुआ चित्र है? सूखे पत्तों द्वारा बनाया हुआ चित्र। आपको एक सुंदर सा चित्र आपको दिख रहा होगा। यह चित्रकारी विष्णु चिंचालकर जो इंदौर मध्य प्रदेश के थे, उनके द्वारा बनाई गई है। विष्णु चिंचालकर जो इंदौर मध्य प्रदेश के थे, सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे। इतनी सारी बातें इसमें आपको याद रखनी है। जब भी बात की जाएगी या एग्जाम्स में पूछता है विष्णु चिंचालकर किससे संबंधित हैं, तो विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। यह विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे।
अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परागण की। थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे परागण की करेंगे। परागण पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पाउडर जैसी संरचना होती है जिसे परागण कहते हैं। किसके अंदर? पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पाउडर जैसी संरचना होती है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है। उसके अंदर जो पाउडर जैसी संरचना दिखती है जिसे परागण कहा जाता है। परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। अब हम बीजों के प्रकीर्णन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत विस्तृत नहीं पढ़ना है, बस परागण आपको जानना था कि परागण है क्या। परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। अब बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल और जीवों द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, जीवों द्वारा होता है। यही बीजों का प्रकीर्णन है। किसके द्वारा? बीजों का प्रकीर्णन होता है हवा द्वारा, जल द्वारा और जीवों द्वारा होता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की और बात कर लेते हैं। मिर्ची, टमाटर, आलू ये दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति इनकी मानी जाती है। कभी कभी पूछ लेता है कि कुछ फलों या सब्जियों के बारे में पूछ लेता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मिर्ची, टमाटर, आलू इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका मानी जाती है। आम, संतरा, केला, बैगन, मूली, करेला, पालक, मेथी, सेम इनकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। हम आपको बता रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण सब्जियों एवं फलों की उत्पत्ति के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि आम, संतरा, केला, बैगन, मूली, करेला, पालक, मेथी इनकी उत्पत्ति कहाँ पे है? भारत में है। चाहे आपका आम हो, संतरा हो, केला हो, इन सब की उत्पत्ति कहाँ पे मानी जाती है? भारत में मानी जाती है। इसके अलावा मिर्ची, टमाटर, आलू इनकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में मानी जाती है। मिर्ची की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दक्षिण अमेरिका से। टमाटर की उत्पत्ति भी दक्षिण अमेरिका से और आलू की उत्पत्ति भी दक्षिण अमेरिका जाना जाता है। आशा है कि आज की वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।